कहते हैं ना कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत गया फिर हार गया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश GS पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास को मैंने यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को लिखने की कोशिश की है और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार यदि पूरी देख ली आप लोगों ने तो इस चीज़ का वादा है कि पूरी की पूरी क्लास आपके दिमाग में होगी और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो आपका एग्ज़ाम के समय इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही उत्तम होगा, हाई लेवल का होगा कॉन्फिडेंस, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये क्लास आपके पेपर में इतिहास से आने वाले क्वेश्चनों में 4 चांद लगाने का कार्य करेगी और बहुत ही शिद्दत से इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं प्राचीन काल से। इतिहास की यदि बात की जाए तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, और इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे और ना ही इसको पढ़ा गया था। आदि ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया था। और ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी प्राप्त थे और इसको पढ़ा भी गया था। तो प्रागैतिहासिक काल को ही कहा जाता है पाषाण काल, और पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल में ही खोज हो चुकी थी आग की, और यहाँ पर 4 नाम लिखे हैं: मेहरगढ़, कोल्डिहवा, तावा और कुत्ता। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और ये जो मेहरगढ़ जगह पड़ती है पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। तो सबसे पहले जो गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से हुए थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जगह कहाँ पर पड़ती है? तब सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य। कोल्डिहवा जगह पड़ती है प्रयागराज, और यहाँ से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु थी जो प्रयोग में लाई गई थी वो थी तावा, और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो जानवर था जिसे पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जगह कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य। कोल्डिहवा जगह कहाँ पर पड़ती है? तब सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। यहाँ से किस कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो चावल। मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तावा। और मनुष्य के द्वारा पहला जो जानवर था जिसे पालतू बनाया गया था वो कौन सा था? तब सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। आगे हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो की गई थी हड़प्पा की। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 दयाराम साहनी के द्वारा, और हड़प्पा जो है एक नदी है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 दयाराम साहनी के द्वारा। यदि बात की जाए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसके बाद में बात कर रहे हैं, और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तब पाकिस्तान। वेदों की संख्या टोटल कितनी है, 4। और 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तब सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। यहाँ पर पुराणों की बात की जाए तो टोटल पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं, और यहाँ पर हमने 3 पुराणों को लिखा है। नंबर 1 पर लिखा हुआ है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की, और सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। विष्णु पुराण से जानकारी हमको मिलती है मौर्य वंश की। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और वायु पुराण से जानकारी मिलती है गुप्त वंश की। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। आगे बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों की, और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आगुंतर निकाय, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। यहाँ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद की यदि बात की जाए तो यहाँ पर यूपी में 8 महाजनपद हुआ करते थे, और 16 महाजनपद में सबसे पूर्वी महाजनपद हुआ करता था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। सबसे पश्चिमी महाजनपद हुआ करता था अवंती। अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और सबसे उत्तरी महाजनपद हुआ करता था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। और सबसे दक्षिणी जो महाजनपद था उसका नाम था अस्मक। अस्मक की राजधानी हुआ करती थी पोटली। 16 महाजनपदों में जहाँ पर सबसे पहले गणतंत्र स्थापित किया गया था वो था बज्जी, और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है आगुंतर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। 16 महाजनपद में यूपी में कितने महाजनपद थे, तब सही आंसर हो जाएगा 8। और सबसे पहले गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो बज्जी में। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। अब हम 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और मगध के ऊपर टोटल जो वंश चले थे वो 7 वंश चले थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। यहाँ से हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार के ही दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। तो जीवक किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। हर्यक वंश को ही कहा जाता था पितृहंता वंश, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करने के बाद ही वो लोग गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता था। बिंबिसार को श्रीणिक के नाम से जाना जाता था, और बिंबिसार का ही लड़का हुआ करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा 2 नए हथियार प्रयोग में लाए गए थे, रथमोसर और महाशिलाकंटक। आगे हम बात कर रहे हैं हर्यक वंश में ही उदयन की। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था गंगा और सोन नदी के संगम पर, जिसे आज हम जानते हैं पटना के नाम से। आगे हम बात कर रहे हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तब सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था घनानंद, और घनानंद के समय में ही भारत पर आक्रमण हुए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था डेरियस प्रथम।
डेरियस प्रथम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था और डेरियस प्रथम किस वंश का था? तब सही आंसर हो जाएगा हखामनी वंश। इसके बाद में भारत के ऊपर आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर रहने वाला था यूनान का। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियाज और सिकंदर की पत्नी का नाम था रैक्सोना। तो सिकंदर ने जिस टाइम पर भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पर नंद वंश चल रहा था और नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद। तो जिस टाइम पर सिकंदर ने आक्रमण किया सबसे पहले 326 ईसा पूर्व एक युद्ध होता है जिसको नाम दिया गया था झेलम का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध या हाइडोस्पीच का युद्ध। यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में होता है। यहाँ पर राजा पोरस बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ता है, लेकिन अंत में राजा पोरस की हार हो जाती है और सिकंदर की जीत हो जाती है। इसी समय एक आचार्य हुआ करते थे, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। आचार्य चाणक्य घनानंद के पास जाते हैं और घनानंद से कहते हैं कि देखो घनानंद, भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है और हम लोगों ने अखंड भारत का सपना देखा है, तो आपके पास सेना है, उस सेना के माध्यम से सिकंदर को भगाने का प्रयास कीजिए। लेकिन इस समय आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने और उसी टाइम आचार्य चाणक्य ने ये कसम खाई थी कि एक बार घनानंद में तेरा अंत करके रहेंगे। और आगे चल करके एक शिष्य को तैयार करते हैं जिसको नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे नंदवंश। सिकंदर के समय जिस टाइम पर भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस टाइम पर वंश कौन सा था? नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा घनानंद। कौटिल्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा गया था। यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त ने घनानंद की हत्या कर दी थी और स्थापना की थी मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था जो कि गुजरात में स्थित है और एक गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है सुदर्शन झील। यहाँ पर जिस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था उसी समय सिकंदर के एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की प्रयास से आया था, लेकिन यहाँ पर शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने युद्ध नहीं कर पाया और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि हो गई थी 305 ईसा पूर्व में। उस संधि के तहत जो शर्तें रखी गई थी वो पहली शर्त थी कि सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दान कर दिया था। दूसरी संधि थी सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना को ही जानते हैं हम कार्नेलिया के नाम से। उसी का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह था वो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने यहाँ से एक वैद्य भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तब सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में एक धर्म अपना लिया था जैन धर्म और अपने अंतिम समय में एक जगह पड़ती है सिरवड़ बेलगोला कर्नाटक, वहाँ पर चला गया था और संलेखना पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। संलेखना पद्धति को ही कहा जाता है संथारा पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य का ही लड़का हुआ करता था बिंदुसार। बिंदुसार के कुल 101 लड़के थे और बिंदुसार का ही एक लड़का हुआ करता था अशोक। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठा था अशोक। अशोक के समय में एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। तो अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष कलिंग युद्ध किया था? तब सही आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व।
कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली और कलिंग दया नदी के किनारे स्थित था। और कलिंग युद्ध की जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाने वाला था खारवेल, और खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। तो यहाँ पर कलिंग का राजा हुआ करता था नंदराज, और नंदराज और अशोक के बीच में युद्ध हुआ था, इसकी हमको जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाया किसने था? खारवेल। खारवेल किस वंश का था? तब सही आंसर हो जाएगा चेदी वंश। अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या है 14, और 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक का एक पुत्र हुआ करता था महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, और अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, और अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी वन की यात्रा की थी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। जिस समय तक मौर्य वंश चला और जिस समय तक शासन किया अशोक ने, एक भी विदेशी आक्रमणकारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारत के ऊपर आक्रमण कर जाए। आक्रमण करने, और यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। उसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, तो बस अशोक ने एक ही संदेश भेजा था कि बेटा तलवार छोड़ी है, चलाना नहीं भूले। इसके बाद में मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ पर वंश स्थापित होता है शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, और उन अश्वमेध यज्ञ को किया था पतंजलि ने। आगे वंश आता है कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव, और सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन की राजधानी थी पैठन या पृष्ठान। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा सीसा धातु के सिक्के चलवाए गए थे, और सातवाहन का जो अंतिम शासक था वो था विजय। तो इस प्रकार से मगध के ऊपर ये वंश चले थे। अब हम आगे बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन, और लुम्बिनी वन कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, और गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा, और गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे अलार कलाम, और गौतम बुद्ध से संबंधित 4 घटनाएं हैं। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण, और गौतम बुद्ध को जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि। और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश की घटना कहलाती है धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व जिस समय मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की, उस समय वो घटना जो कहलाई थी मृत्यु की महापरिनिर्वाण। तो 4 घटना हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। नंबर 1 गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि, पहले उपदेश की घटना धर्मचक्र परिवर्तन, और मृत्यु घटना महापरिनिर्वाण। टोटल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक था अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक था कालाशोक, तीसरी में अशोक, और चौथी में कनिष्क। कनिष्क को ही कहा जाता था द्वितीय अशोक।
बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित था, हीनयान और महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलबन जगह पड़ती है कश्मीर में। और यहाँ पर बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सावकमीर और तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हुआ करते थे वसुमित्र। और इस चौथी बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष को ही कहा जाता था भारत का हैटे महापंडित। एक पुस्तक है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तब सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली, जो कि राज्य पड़ता है बिहार में। और जैन धर्म के संस्थापक की यदि बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। 24 में जो तीर्थंकर हुआ करते थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोधा। महावीर स्वामी का एक दामाद हुआ करता था जमाली और पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था अनुजा या प्रियदर्शना। महावीर स्वामी के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था नंदी बर्मन। तो यहाँ पर जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने थे? तब सही आंसर हो जाएगा 24। 24 में तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और जैन धर्म का जब क्वेश्चन पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। और पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था सांप का फन। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तब सही आंसर हो जाएगा सिंह, शेर। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ या बैल। इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत की कहानी क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत यदि बात की जाए तो पहला जो अरब आक्रमणकारी था जो भारत के ऊपर आक्रमण करने में सफल रहा था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके पहले क्या था? यहाँ पर एक धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व मक्का में। और इन्हीं को कहा जाता है इस्लाम धर्म का संस्थापक। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हीं के द्वारा एक संवत की शुरुआत की गई थी जिसे हम आज जानते हैं हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व। तो इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण करता है 712 में। और कासिम ने भारत में 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया था। एक का नाम था पंचतंत्र और दूसरी का नाम था चरक संहिता। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा और चरक संहिता के लेखक थे चरक। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश से संबंधित था। और गजनी वंश को ही कहा जाता है यामनी वंश। गजनी या यामनी वंश से संबंध रखता था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था इसका वो 16वां आक्रमण था जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में। इसने एक मंदिर लूटा था सोमनाथ। और सोमनाथ मंदिर में कौन से भगवान थे? तो शिव भगवान। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम फर्स्ट। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान पर। और मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर दूसरा आक्रमण किया था
78 में गुजरात पर। यदि बात की जाए मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था, तब सही आंसर हो जाएगा गौर या संसवनी वंश। और जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो इधर दिल्ली वाले क्षेत्र में एक वंश चल रहा था जिसको जाना जाता है चौहान वंश के नाम से। उस समय शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध होता है जिसको हम जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है उस समय मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। लेकिन इसी समय पृथ्वीराज चौहान और एक कन्नौज के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जयचंद। जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता से प्रेम हो जाता है। ये चीज़ पसंद नहीं थी राजा जयचंद को, तो राजा जयचंद ने जाकर के मदद कर दी थी मोहम्मद गौरी की। और उसी के बाद आगे एक युद्ध होता है जिसको हम जानते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। लेकिन इस समय मदद कर रहा है कौन, तो जयचंद गौरी की। इस समय हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की और जीत हो गई थी मोहम्मद गौरी की। तो उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था और अपने साथ लेकर के गया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कभी हुआ करते थे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई से मोहम्मद गौरी ने कहा कि बोलो तुम्हारा शासक क्या करना जानता है। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि मेरा शासक शब्दभेदी बाण को चलाना जानता है। तो ठीक है, हम शब्दभेदी बाण देखना चाहते हैं ये किस प्रकार चलाना जानता है। तो उसी के नाम पृथ्वीराज चौहान के पास में जाते हैं चंद्रबरदाई, कान में जाकर के कह देते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूक मत चौहान। और जब दूरी पता लग गई पृथ्वीराज चौहान को तो उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष से तीर खींचा और मार दिया मोहम्मद गौरी को। आगे हम बात कर रहे हैं चंदावर के युद्ध की। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ये गद्दारी कर गया था जयचंद। अब की बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद से ही युद्ध कर दिया और हार हो गई थी जयचंद की। जयचंद कहाँ का राजा था, कन्नौज, और कन्नौज को ही कहा जाता है पूर्व का ग्रास, और जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। तो इस प्रकार से ये 3 युद्ध याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, यहाँ पर हार हो गई थी गौरी की। तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की, और चंदावर के युद्ध में हार हो जाती है जयचंद की। मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके बाद मोहम्मद गौरी के ही 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। जो मोहम्मद गौरी का सबसे करीबी, सबसे पास में रहता था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसी समय स्थापना होती है गुलाम वंश की, और गुलाम वंश का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तब सही आंसर हो जाएगा 1206। किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब ये वंश हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत में टोटल वंश कितने थे, 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो वो क्रम हम लोग इस प्रकार से याद रखने हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, इस प्रकार से हमको ये क्रम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था पील बख्श और लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, और पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कर दिया गया था और कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुरु हुआ करते थे बख्तियार काकी, उनकी याद में बनवाई गई थी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हो गई थी चौगान खेलते समय 1210 में। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही उत्तराधिकारी सामने आता है आराम शाह, और आराम शाह के बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम दिया गया था झूड़ का युद्ध 1211 में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें जीत हो जाती है इल्तुतमिश की और हार हो जाती है आराम शाह। यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई थी, उसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी सिपाह सालार की। और जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो पहला शासक कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई और इल्तुतमिश के द्वारा दो प्रकार के सिक्के चलवाए गए थे, टंका और जीतल। इल्तुतमिश के समय में ही तुर्कान चहलगानी यानी कि दल चालीसा 40 सरदारों का समूह। तो दल चालीसा का गठन किसके समय में किया गया था? तब सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान ने आक्रमण किया था भारत पर, और इल्तुतमिश की ही पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर जिस समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में, इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु से पहले ही इस चीज़ की घोषणा की थी कि हमारी मृत्यु के बाद जो हमारा उत्तराधिकारी बनेगा वो मेरी बेटी बनेगी रजिया सुल्तान। लेकिन यहाँ पर क्या था, उत्तराधिकारी बन के बैठ गया था रुकनुद्दीन। ये चीज़ रजिया सुल्तान को पसंद नहीं थी। रजिया सुल्तान ने अपने भाई रुकनुद्दीन की हत्या करा दी थी और गद्दी पर बैठी थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तब सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा 4 वर्ष तक, 1236 से लेकर के 1240 तक। रजिया सुल्तान के पति का नाम हुआ करता था अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का गवर्नर था। और रजिया सुल्तान, अल्तुनिया, इन दोनों का मकबरा कहाँ पर है? तब सही आंसर हो जाएगा कैथल। कैथल जगह पड़ती है हरियाणा में। रजिया सुल्तान के बाद कई शासक आए, बहराम शाह, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य शासक था आगे चल करके उसका नाम है बलबन, और बलबन के द्वारा सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की गई। बलबन के द्वारा ही लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया, और बलबन का वास्तविक नाम हुआ करता था बहाउद्दीन। बलबन के द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी उलूग खां की, और बलबन के द्वारा एक त्यौहार की शुरुआत की गई थी नौरोज। बलबन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पुत्र वियोग में, और बलबन के बाद शासक आता है कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद शमसुद्दीन कैमूर्स। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन कैमूर्स, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये थी गुलाम वंश की कहानी। आगे हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके बाद में शासक बनता है, इसी का भतीजा हुआ करता था और वही दामाद हुआ करता था इसका, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही बचपन का नाम हुआ करता था अली या गुरसास्प। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक 1303 में अभियान किया था, चित्तौड़गढ़ अभियान। उस समय चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे राजा रतन सिंह, और राजा रतन सिंह की ही पत्नी हुआ करती थी पद्मावती। और यहाँ जो
पुस्तक है पद्मावत के लेखक कौन है? तब सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अभियान किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे कहा जाता था 1000 दिनारी। तो यहीं पर बात की जाए 1309 की, तो 1309 में वारंगल अभियान किया था और वारंगल अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था मलिक काफूर ने, और मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा जाकर के दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाए सिकंदर ए सानी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तब सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अली या गुरफास किसके बचपन का नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे वंश की बात कर रहे हैं हम, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के ही मूल नाम हुआ करता था गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप तुगलकाबाद शहर बसाया गया था, और इसी के समय एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। एक समय गयासुद्दीन तुगलक के समय में बुगारा खां का विद्रोह हो गया था। ये विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर चला गया था गयासुद्दीन तुगलक। उस समय निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जनता में ये संदेश दिया गया था कि आप अपना जो सुल्तान है वो गयासुद्दीन तुगलक को भूल जाइए और अपना सुल्तान मान लीजिए। इसी का लड़का हुआ करता था जौना खां। तो ये चीज़ गयासुद्दीन तुगलक को बहुत ही ख़राब लगी। बोले हम जैसे ही दिल्ली से बाहर आए और निजामुद्दीन औलिया ने घोषणा कर दी कि इसको भूल जाइए और अपना शासक मान लीजिए, अपना नवाब मान लीजिए जौना खां को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के लिए एक पत्र भिजवा दिया था और कहा था कि बाबा मेरे जैसे ही हम दिल्ली आएँ तो दिल्ली आते ही आते आप दिल्ली छोड़कर भाग जाना, नहीं तो फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने तुरंत रिप्लाई करते हुए लिखा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, बेटा दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पास आता है, तो दिल्ली में जैसे ही लौट करके आता है तो इसने एक शहर की स्थापना की थी तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में इसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है, और ये उस रात उस लकड़ी के महल में आराम करता है। और बताया जाता है कि उस लकड़ी के महल में एक हाथी ने टक्कर मार दी थी और वो लकड़ी का महल टूट करके गिर गया था, उसी में दबकर मर गया था गयासुद्दीन तुगलक। और बाबा निजामुद्दीन औलिया की बात बिल्कुल सत्य हो गई थी। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। और क्वेश्चन पूछा जाए गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? तो जहाँ पर दबकर मरा था तुगलकाबाद में मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी के बचपन का नाम हुआ करता था जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था पागल बादशाह। ये जो भी कार्य करता था सभी कार्यों में असफल हो जाता था, इसीलिए इसे कहा गया था पागल बादशाह। इसके समय में एक विदेशी यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, इब्न बतूता। और इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को। और इब्न बतूता के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था रहला या सफ़रनामा। तो रहला या सफ़रनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तब सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का, दो भाइयों के द्वारा। आगे हम बात कर रहे हैं सैयद वंश की। और सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। खिज्र खां और कुतुबुद्दीन ऐबक दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की थी सिपाह सालार की, और खिज्र खां ने उपाधि धारण की थी रैयत-ए-आला। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तब सही आंसर हो जाएगा रैयत-ए-आला। बात कर रहे हैं लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी।
लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा शहर को बसाया गया था 1504 ईस्वी में, और आगरा शहर को राजधानी बनाया गया था 1506 में। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए आगरा को बसाया किसने था, सिकंदर लोधी ने। कब बसाया था? 1504 में। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसको नाम दिया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें हार हो जाती है इब्राहिम लोधी की और जीत हो जाती है बाबर की। मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर, और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और जीत हो जाती है बाबर स्थापना करता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तब सही आंसर हो जाएगा 1526। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526। जिस समय पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत लेता है और बाबर एक उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि। बाबर के द्वारा प्रसिद्ध जो आक्रमण के युद्ध किए गए थे, जिसमें से पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी। उसके बाद में एक युद्ध है फेमस, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा को ही जाना जाता है संग्राम सिंह के नाम से। और आगे चलकर एक युद्ध होता है जिसको हम जानते हैं चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना की तरफ से एक व्यक्ति लड़ा था जो आगे चल के बनेगा शेरशाह सूरी। फरीद खान नाम था बचपन का। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तब सही आंसर हो जाएगा 1528। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तब सही आंसर हो जाएगा 1529। और घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफगान के बीच में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बाबर के जो लड़के हुए थे, लड़का हुआ करते थे 4, जिसमें बाबर का पहला लड़का था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो बाबर के टोटल लड़के कितने थे? 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसके बाद में शासक बनता है हुमायूं, और हुमायूं से संबंधित याद रखने हैं आप लोगों को 2 युद्ध, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी का ही बचपन का नाम हुआ करता था फरीद खां। तो यहाँ पर शेर खां के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया, और हुमायूं एक नदी में कूद जाता है। उस नदी से जान बचा के एक व्यक्ति हुमायूं की जान बचा लेता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है निजाम भिश्ती। उस निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। वो एक दिन के बादशाह में चमड़े के सिक्के चलवा देता है। इसके बाद में एक युद्ध होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। यहाँ से हुमायूं को निष्कासित कर दिया जाता है और हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। मुगल साम्राज्य का एक तरह से पतन ऐसा हो गया और यहाँ से भाग गया हुमायूं, और वंश की स्थापना होती है यहाँ पर एक, जिसको नाम दिया गया सूरवंश। सूरवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का ही बचपन का नाम हुआ करता था फरीद खां, और फरीद खां को एक उपाधि दी गई थी शेर खान की। और शेर खां की उपाधि फरीद खां को किसके द्वारा दी गई थी? तब आंसर हो जाएगा बाहर खां लोहानी के द्वारा। और चौसा के युद्ध के बाद में शेर खान ने एक उपाधि धारण की थी जिसे जाना जाता है शेरशाह। तो सबसे पहले नाम था फरीद खां, फरीद खां के बाद शेर खान, शेर खान के बाद
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया। शेरशाह सूरी के समय में ही रुपए सिक्का पहली बार ढाला गया था। और जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो है सासाराम, बिहार। हुमायूं जब यहाँ से भाग जाता है तो हुमायूं जाता है राजा बीरसाल के महल में, और हुमायूं के साथ हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हुमायूं का ही एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था हिंदाल, और हिंदाल के ही गुरु हुआ करते थे मीर अली। मीर अली की ही पुत्री हुआ करती थी हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। तो हुमायूं यहाँ से गए राजा बीरसाल के महल में, और राजा बीरसाल के महल में ही जन्म होता है अकबर का। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1556 में। तो यहाँ पर राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हो जाता है। एक बार फिर हुमायूं आता है। यहाँ पर दो युद्ध होते हैं, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद एक बार फिर सत्ता स्थापित कर लेता है हुमायूं। उसके बाद हुमायूं एक बार शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार हुमायूं के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा शासक जिसने लुढ़कते लुढ़कते शासन किया और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। कौन सा है? तो हुमायूं। हुमायूं का ही लड़का हुआ करता था अकबर। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। हेमू गद्दी पर बैठा था हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से, और 1556 में अकबर हरा देता है हेमू को, और राज्याभिषेक हो जाता है अकबर का 1556 में। अकबर के समय में एक युद्ध याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खां, और अकबर के शासनकाल को ही एक पर्दा शासन कही गई। अकबर के किस डेट को पर्दा शासन कहा गया? तब सही आंसर हो जाएगा 60 से 62 तक। 1560 से लेकर के 62 तक अकबर के शासन को पर्दा शासन कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी शासन देखती थी वो अकबर की दाई माँ हुआ करती थी महामनगा। महामनगा के अनुसार ही अकबर फैसला लिया करता था। इसीलिए अकबर के 1560 से लेकर के 62 के शासनकाल को पर्दा शासनकाल कहा गया। अकबर के दरबार में नौरत्न रहा करते थे, और नौरत्न में जो तानसेन थे, तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1606 में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तब सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा। अकबर के बाद में हम पढ़ते हैं जहांगीर को। जहांगीर के समय में ही एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को एक उपाधि दी थी इंग्लिश खान। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां की पत्नी का नाम हुआ करता है मुमताज महल। मुमताज महल की बचपन का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा आगरा। ताजमहल किस शैली पर बना हुआ है? पिट्रा ड्यूरा शैली। शाहजहां के बाद में बात कर रहे हैं औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की बीबी का नाम हुआ करता था राबिया उद्दौरानी, और इसी की बीबी का मकबरा है, उसी को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। द्वितीय ताजमहल यानी कि बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तब सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो ये कहानी थी मुग़ल साम्राज्य की। इसके बाद में मुग़ल साम्राज्य में शासक और भी आए, लेकिन जो अंतिम मुग़ल सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे निष्कासित कर दिया गया था और भेज दिया गया था इसे रंगून। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शिवाजी की, और शिवाजी जो थे वो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन यदि पूछा जाए मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तब सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम
शाहजी भोसले था। अष्टप्रधान क्या था? तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वो कहलाता था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल में टोटल 8 विभाग हुआ करते थे, उसी को कहा गया अष्टप्रधान। पेशवा हुआ करता था प्रधानमंत्री, सुबंत हुआ करता था विदेश मंत्री। टोटल विभाग 8 हुआ करते थे, जिसे नाम दिया गया था अष्टप्रधान। गुरिल्ला और छापा मार युद्ध नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तब सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के द्वारा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और 1665 में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा शिवाजी और जयसिंह के बीच में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक युद्ध है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। तो अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है। शिवाजी का मंत्री समूह जो था, मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? अष्टप्रधान। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। और बांडीबास का युद्ध कब हुआ? तब सही आंसर हो जाएगा 1760 में। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो हुआ था मद्रास की संधि से, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि, और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। टीपू सुल्तान की यदि बात की जाए तो टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? तब सही आंसर हो जाएगा जैकोबिन क्लब। यहाँ पर हमने विजयनगर साम्राज्य को लिखा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में ही विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कांटी। ह्वेन-सांग किसके समय में भारत आया था? तब सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हिंदुस्तान का अकबर किसे कहा जाता है? तब सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। फायान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तब सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? तो जौना खां। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 अभिलेखों को लिखा है, और 4 अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। पहले अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को लिखवाने वाला था रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की जीत की। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो गई थी और हर्षवर्धन की हार हो गई थी। एक युद्ध लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर। ये हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख को लिखवाया किसने था? रवि कीर्ति ने। एरड़ अभिलेख की बात की जाए तो यहाँ से जानकारी मिलती है सबसे पहले सती प्रथा की। सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख को लिखवाया किसने था? तब सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। आगे अभिलेख की बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया किसके द्वारा गया था? तब आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के द्वारा। और जूनागढ़ अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। आगे एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाया किसने था? तब सही आंसर हो जाएगा खारवेल। और यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। तो ये अभिलेख थे 4। ऐहोल अभिलेख, रवि कीर्ति, एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन और हाथी गुम्फा अभिलेख। तब आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिख धर्म की। सिख धर्म में टोटल जो गुरु हुए वो हुए 10 गुरु। प्रत्येक गुरु के बारे में हमको पढ़ना है। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी जगह कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान। सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए थे अंगद। इन्हीं को जाना जाता है लहना के नाम से। सिख धर्म में तीसरे गुरु थे राम अमरदास। और सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे वो थे रामदास।
रामदास दोस्त हुआ करते थे अकबर के। रामदास को 500 बीघा जमीन दान की थी अकबर ने। यहाँ पर इन्होंने एक नगर बसाया था जिसको नाम दिया गया था रामदास नगर। उसी रामदास नगर का बाद में नाम कर दिया गया था अमृतसर। और अमृतसर में ही स्थित है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। आगे गुरु हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या करा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और अर्जुन देव किस क्रम के गुरु हैं? तब सही आंसर हो जाएगा 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा करा दी गई थी? तब आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। 6वें गुरु हैं गुरु हरगोबिंद सिंह। 6वें गुरु का नाम है गुरु हरगोबिंद, और गुरु हरगोबिंद के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। 7वें गुरु का नाम है हर्राय। 8वें गुरु हैं हरकिशन, और 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करा दी गई थी। और यहाँ पर 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोबिंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटना साहिब में, और गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हुई थी वो हुई थी नांदेड़ महाराष्ट्र में। और नांदेड़ महाराष्ट्र में ही गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर एक एयरपोर्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार सिख धर्म के टोटल गुरु थे 10। पहले गुरु का नाम नानक, दूसरे गुरु का नाम अंगद, तीसरे गुरु का नाम अमरदास, चौथे गुरु का नाम रामदास, और रामदास ने ही अमृतसर शहर बसाया था। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब। औरंगजेब को ही कहा जाता है जिंदा पीर। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब और मृत्यु नांदेड़। बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। एक राइफल हुआ करती थी जिसका नाम था इनफिल्ड राइफल, और इनफिल्ड राइफल में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। उस समय मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उन अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे पर ज़बरदस्ती की थी और कहा था नहीं, ये कारतूस का प्रयोग आपको करना ही होगा। मंगल पांडे ने कहा कि इन कारतूसों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जब ज़्यादा ही ज़बरदस्ती की तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था ह्यूरसन। उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। यहाँ पर बात कर रहे कि 1857 की क्रांति के समय झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब तात्या टोपे के द्वारा। अवध का नेतृत्व किया गया था वाजिद अली शाह के द्वारा, और वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम हुआ करता था ब्रिजेश कादिर, और वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम हुआ करता था बेगम हजरत महल। अवध का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। उसके बाद में बात कर रहे हैं कि बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तब सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तब आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। और ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बोला गया था। 1857 क्रांति नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन का पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 क्रांति में अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था, और झांसी का नेतृत्व जो किया था वो किया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, और रानी लक्ष्मीबाई के सामने जो अंग्रेज था वो था ह्यूरोज। ह्यूरोज ने किसी को यदि भारत में मर्द माना है तो वो माना था रानी लक्ष्मीबाई को, और रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरांगना बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ने में कभी भी किसी से कम नहीं पड़ी। अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई के संबंधित एक कविता है
कि उड़ चला बेग से बेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। उड़ चला बेग से बेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। और चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। ऐसी हालात कर दी थी अंग्रेजों की कि अंग्रेज पानी मांग रही थी। लेकिन अंत में क्या होता है, अपने ही लोग जब गद्दारी कर जाते हैं तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई हार जाती हैं। तो ये कहानी थी 1857 की क्रांति की। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग, राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और कानपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इलाहाबाद, बरेली, झांसी, असम का किया गया था मनीराम दत्त के द्वारा। और एक बिहार में जगह पड़ती है आरा, आरा का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। आगे हम बात कर रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तब सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है। आगे बात कर रहे हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस समय बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। और इधर से 3 शक्तियां लड़ रही थीं। पहले का नाम था शुजाउद्दौला और एक व्यक्ति था मीर कासिम, और मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तब सही आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियां होती हैं 1765 में। और इलाहाबाद की कुल 2 संधियां हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त और दूसरी 16 अगस्त। इलाहाबाद की संधि कब? 1765। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी 1765 में। आगे हम बात कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 क्रांति हुई थी। और जिस टाइम पर 1857 क्रांति हुई तो उस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न, और वायसराय कौन था? तब लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? तब आंसर हो जाएगा कैनिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉर्ड मेयो की। और इस लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना होती है। तो सबसे पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो की। कब हुई थी? तब आंसर हो जाएगा 1872 में। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना होती है। और लॉर्ड रिपन को ही भारत का उद्धारक कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तब सही आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। एक एक्ट था जिसका नाम था बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा था 1878 में। किसके समय में लगाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में। और बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था 1882 में। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लगता है और 82 में समाप्त हो जाता है। किसके समय में लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय। और किसके समय में समाप्त किया गया था? तब सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में फंसने वाली पहली पत्रिका थी सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
आगे बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा निषेध अधिनियम को लागू कर दिया गया था। और लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इस समय वायसराय कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तब सही आंसर हो जाएगा 1905। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। एक नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में, मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर, जिसका नाम था डक्कन क्वीन। तो यहाँ पर हमने आप बात की है लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना होती है, और लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार नियमित जनगणना होती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया? 1878 में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया गया? 1882। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना? 1829। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और पहली बार ट्रेन कब चली? 1853 में, जो चली थी मुंबई से थाड़े के बीच। आगे हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सबसे पहली जो राजनीतिक पार्टी थी उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद में कई पार्टियां मिलकर एक नाम दिया गया था कांग्रेस, और यहाँ पर जो आगे नाम दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस नाम को दिया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में मुंबई एक विद्यालय का नाम था जिसका नाम था गुरु तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय मुंबई। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। और यहाँ पर जो चौथा अधिवेशन था 1888 में, ये हुआ था प्रयागराज, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज ज्यूले ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ज्यूले। बात कर रहे हैं 1890 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तब सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1891 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पी आनंद चार्लू के द्वारा। आगे हम बात कर रहे हैं 1896 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। 1907 के अधिवेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी, और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। ये अधिवेशन हुआ था सूरत में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। 1916 अधिवेशन की यदि बात की जाए तो ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। यहाँ पर कांग्रेस में सुलह हो चुकी थी, और कांग्रेस में यहाँ पर
दोनों जो भाग विभाजित थे, गरम दल और नरम दल, दोनों एक हो गए थे 1916 के अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चरण मजूमदार। 1917 अधिवेशन की यदि बात की जाए तो यह अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तब सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917। 1917 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता। 1924 अधिवेशन की यदि बात की जाए तो ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तब सही आंसर हो जाएगा 1924। 1925 अधिवेशन की यदि बात की जाए तो 1925 का अधिवेशन हुआ था कानपुर और इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तब सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? कानपुर। 1929 अधिवेशन की यदि बात की जाए तो यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस अधिवेशन में मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की। इसी अधिवेशन में हम जो अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसको फिक्स कर दिया गया था कि हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे। तो लाहौर अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि हम अपना जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो मनाएंगे जनवरी माह के अंतिम रविवार को। और वो जनवरी माह का जो अंतिम रविवार पड़ा था वो पड़ा था 26 जनवरी 1930। इसीलिए हम लोगों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। आगे हम बात कर रहे हैं 1931 के अधिवेशन की। 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कराची। इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। 1938 अधिवेशन की यदि बात की जाए तो 1938 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा जगह कहाँ पर पड़ती है? गुजरात। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 अधिवेशन की बात की जाए तो यह अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी और त्रिपुरी जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। यहाँ अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी अपना एक कैंडिडेट लेकर के आए थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। और गांधी जी ने एक कथन कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। लेकिन अंत में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन नहीं की थी। उसके बाद में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तब सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 1948 का अधिवेशन हुआ था जयपुर में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारमैया ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे जो युवा अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ये कहानी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। स्थापना 1885 बॉम्बे में हुई थी। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, गोकुल तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय मुंबई। और पहली बैठक में टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। आगे हम बात कर रहे हैं गांधी जी की। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई और गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 लड़के हुआ करते थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी जो अपना 5वां पुत्र मानते थे वो मानते थे जमुनालाल बजाज को। गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा ढलने के लिए। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उसी टाइम अंग्रेज़ों ने गांधी जी को ज़बरदस्ती एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पीटर मॉरिसबर्ग, उस स्टेशन पर ज़बरदस्ती गांधी जी को उतार दिया था। और उतारने का कारण क्या था? तो रंग भेदभाव के कारण। उस समय गांधी जी ने इस चीज़ का संकल्प लिया था कि मैं रंग भेदभाव को समाप्त करके रहूँगा
वहीं पर गांधी जी के द्वारा एक स्थापना की गई थी नटाल कांग्रेस की। नटाल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था रंग भेदभाव को समाप्त करना। नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी 1904 में। गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, और एक पुस्तक है गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। गांधी जी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण, और चंपारण आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तब सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तब आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन जिस टाइम पर पूछा जाए क्वेश्चन गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण। चंपारण में समस्या थी त्रिकटिया पद्धति, नील की खेती को लेकर के यहाँ पर समस्या थी। उसके बाद में ये हुआ था 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 और अहमदाबाद 1918। यहाँ पर अकाल पड़ चुका था खेड़ा में, और अहमदाबाद में एक बीमारी फैल चुकी थी जिस प्लेग बीमारी। तो ये तीन के तीनों आंदोलन सफल कर दिए थे गांधी जी के द्वारा। और उसके बाद में हम बात करते हैं रॉलेक्ट एक्ट 1919। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था जिसे कहा गया था रॉलेक्ट एक्ट। इसी को कहा जाता है काला कानून। रॉलेक्ट एक्ट जब बन गया था तो दो नेताओं ने विरोध किया। सबसे पहले सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों लोगों को जेल में डाल दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद में एक मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग की जो जगह फिक्स की गई वो की गई जलियांवाला बाग, अमृतसर। तो जिस टाइम पर जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में, उसी टाइम जनरल डायर, एक हुआ करता था माइकल ओ डायर, एक था जनरल डायर। तो जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो दिया था जनरल डायर ने, और जलियांवाले बाग में अंधाधुंध गोलियां चली थीं। यहाँ से 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 379 लोग बताए गए। इसकी जांच के लिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। इसका नाम था हंटर आयोग। और हंटर आयोग के बाद भारतीयों द्वारा एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था तहकीकात आयोग। और तहकीकात आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही बीएचयू की स्थापना की गई, और इसका जो बीएचयू का शिलान्यास किया था वो किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। आगे बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था 1920। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो की गई थी 1 अगस्त। लेकिन 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की ही पत्रिकाएं होती हैं केसरी और मराठा। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1920, और असहयोग आंदोलन कब तक चला था, तब सही आंसर हो जाएगा 1922। 20 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। यहाँ पर है चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा जगह पड़ती है गोरखपुर के पास, चौकी हुआ करती थी चौरी चौरा। तो यहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, और आंदोलन को एक जगह पड़ती है बारदोली। गांधी जी के द्वारा बारदोली में बैठक बुलाई गई, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर दो पार्टियों की बात कर रहे हैं। एक का नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1924 में कानपुर में। संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, और सचिंद्र नाथ सान्याल की ही एक पुस्तक है बंदी जीवन, और बंदी जीवन को ही कहा जाता है क्रांतिकारियों की बाइबल।
एक पार्टी बनी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928। इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। काकोरी कांड। काकोरी कांड होता 1925। एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था और उस काकोरी कांड के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। इस काकोरी कांड का जो नायक था वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद। रोशन सिंह को फांसी दी गई थी प्रयागराज और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। एक नारा है जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को फांसी दे दी गई थी सैंडर्स की हत्या के कारण 23 मार्च 1931। फांसी की सजा सुनाने वाला जज का नाम था JC हिल्टन। टोटल जो गोलमेज सम्मेलन की यदि बात की जाए तो कुल गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। गोलमेज सम्मेलन का नाम गोलमेज क्यों रखा गया? तो जो भी सम्मेलन ये थे वो गोल मेज पर हो रहे थे, इसलिए इसे नाम रखा गया था गोलमेज सम्मेलन। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं और यहाँ पर मतभेद हो जाता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। तो यहाँ से गांधी जी वापस आ जाते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तब आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम जानते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942। इस समय वायसराय हुआ करता था लॉर्ड लिनलिथगो। एक पार्टी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की फ्लैग पर किसका चित्र था? तब सही आंसर हो जाएगा दहाड़ता हुआ शेर। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद फौज की जो दिमाग की उपज थी वो थी कैप्टन मोहन सिंह की। आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बाद में संभाली गई थी और उस समय बहुत ही बूढ़े हो चुके थे रास बिहारी बोस और सेना को कोई ना कोई एक युवा चाहिए था और सेना में जो एक तरह से सेना को मोटिवेट कर सके। तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली थी और सेना को संबोधित करते हुए कहा था कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, हमको खौफ कहाँ, रेत तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इस प्रकार से सेना में साहस भर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज़ाद हिंद फौज के फ्लैग पर किसका चित्र था? तब सही आंसर हो जाएगा दहाड़ता हुआ शेर। हम बात कर रहे हैं आगे चलकर ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तब सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। राजा राम मोहन राय की जो समाधि स्थल है वो है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में।
आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875। और थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। संवत शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत और इलाही संवत। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व और शक संवत की जो शुरुआत की थी वो की थी कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश। और कुषाण वंश का यदि संस्थापक पूछा जाए तब आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। तो शक संवत की शुरुआत 78 में कनिष्क द्वारा की गई थी। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व। और शक संवत विक्रम संवत के बीच में जो अंतर होता है, एक इसमें है ईसा पूर्व और एक ईसवी, दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो 135 वर्ष। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 में और 622 में हिजरी संवत किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तब सही आंसर हो जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। गुप्त संवत की शुरुआत 319-20। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलाही संवत 1583 में। और 1582 में एक धर्म की स्थापना की थी, अकबर के द्वारा की गई थी, दीन इलाही। दीन इलाही धर्म चलाया गया था 1582 में और इलाही संवत चलाई थी 1583 में। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और यहाँ से बनने वाले प्रत्येक टॉपिक से हमने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाए एचआरडी की स्थापना कब हुई थी? 1924। कहाँ पर हुई थी? कानपुर। एक बार फिर से देख रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। जौ और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तब सही आंसर हो जाएगा 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। बाबर के द्वारा प्रसिद्ध जो युद्ध किए गए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527। और खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। और पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उपाधि धारण की थी कलंदर की। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब। अष्टप्रधान किससे संबंधित है? शिवाजी। पुरंदर की संधि 1665। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। 1938 अधिवेशन का अध्यक्षता, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। 7वें गुरु कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा हर्राय। 6वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। सिख धर्म के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी? अर्जुन देव की जहांगीर। और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करा दी गई थी। पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय। भारत का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था? तब सही आंसर हो जाएगा 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट के तहत ही 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे।
नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904, HRA टोटल गोलमेज सम्मेलन, काकोरी कंड का नायक रामप्रसाद बिस्मिल। उसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा 23 मार्च 1931। भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1951 विनोबा भावे के द्वारा। और होम रूल लीग आंदोलन 1916। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हुआ करती थी केसरी और मराठा। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हुआ करती थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो हमें आशा है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।